मेरे पिताजी बताते हैं कि वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के बाद में वो शादियों में ठंडाई बनाने जाते थे। उस समय पे भी हमारा कोई ब्रांड नेम नहीं था, बिना ब्रांड की बोतल यूज करते थे, फिर उसके अंदर में फिलिंग करते थे। तो कलकत्ता में एक हिंदी न्यूज़पेपर आता, उसमें एक छोटा सा पहला ऐड हमारे पिताजी ने छपवाया था और उसमें उन्होंने सिर्फ 2 शब्द छापे थे, गुरुजी की ठंडाई। तो वहां से फिर गुरुजी ब्रांड हम लोगों का स्टार्ट हुआ। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है TYS पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूँ गीतांजलि और आज मैं आपकी मुलाकात बहुत ही खास मेहमानों से करवाने वाली हूँ। 1970 से हर घर का हिस्सा गुरुजी ठंडाई, उसको तो आप सभी जानते होंगे। तो चलिए बस आज आपकी मुलाकात करवाते हैं गुरुजी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर से, तुषार और चेतन शर्मा से। तो बहुत बहुत स्वागत है तुषार और चेतन आपका हमारे शो में। तो सबसे पहले तो गुरुजी ठंडाई हर घर में जाना जाता है, सभी जानते हैं। मैं खुद आई वाज सरप्राइज्ड जब मुझे पता चला मैं आप लोगों से मुलाकात करने वाली हूँ। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई इस लेगेसी की? ये शुरुआत की थी मेरे दादाजी ने। तो मेरे दादाजी एक आयुर्वेदाचार्य थे और साथ में साहित्यकार भी थे। तो ठंडाई का काम शुरू करने से पहले हम लोग इत्र का व्यवसाय करते थे। अच्छा। हमारे दादाजी। फिर हम लोग, क्योंकि कलकत्ता से हम लोगों का बेस रहा है और इत्र के साथ साथ में हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने का काम करते थे और बहुत ही छोटा हाउस होल्ड स्केल पे किया करते थे हम लोग काम। कलकत्ता में एक व्यापारी थे जो ठंडाई बनाते थे। तो एक बार हमारे दादाजी के साथ उनका हो गया कि भाई मुझसे अच्छी ठंडाई तो कोई नहीं बना सकता है। तो दादाजी ने बोला कि मैं बना के दिखाऊंगा। और हमारे दादाजी क्योंकि आयुर्वेद के ज्ञाता थे तो उनको, क्योंकि ठंडाई का जो फॉर्मुलेशन है वो भी आयुर्वेद से निकला हुआ है, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उसमें। तो उन्होंने अपने आयुर्वेद का ज्ञान को उपयोग किया और ठंडाई बनाई। क्योंकि मेरे दादाजी साहित्यकार भी थे तो उनका जो सर्कल था वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों का था, जो कलकत्ता यूपी के जो बड़े साहित्यकार थे, कवि थे, उन लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। तो उन्होंने अपनी ठंडाई वहाँ पर सबको पिलाई, टेस्ट कराया और उनकी भी पिलाई जो पहले से बनाते थे। तो सबने बोला कि भाई जो आपने बनाई वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर उस समय फिर हम लोगों को समझ में आया कि भाई, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में काम करते थे, तो समझ में आया कि भाई एक प्रोडक्ट को फोकस करते हैं और उसको और हाइट्स पे लेके जाते हैं। तो फिर वहां से ठंडाई बनाने का व्यवसाय शुरू हुआ। अच्छा। लेकिन उस समय पे भी हमारा कोई ब्रांड नेम नहीं था, बिना ब्रांड की बोतल यूज करते थे, फिर उसके अंदर में फिलिंग करते थे और कैप खरीद के लगाते थे। शादी पार्टियों के ऑर्डर्स मिलते थे छोटे छोटे, क्योंकि सर्कल वैसा था। तो कलकत्ता के बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, उसमें बड़े बड़े सेठ लोग होते थे, तो उनके घरों में कोई शादी फंक्शन होता था तो वो लोग हमको चांस देते थे कि ठीक है, आप हमारे यहाँ पे वेलकम ड्रिंक में आप लोग ठंडाई आप लोग सर्व करिए। तो मेरे पिताजी बताते हैं कि वो जब कलकत्ता में थे और स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के बाद में वो शादियों में ठंडाई बनाने जाते थे। अच्छा। और ठंडाई लोगों को पिलाते थे वहाँ पे और लोगों से फीडबैक लेते थे कि आपको ठंडाई कैसी लगी। कोई बोलता था इसमें काली मिर्ची ज़्यादा लग रही है, कोई बोलता था इसमें बादाम का कड़वापन आ रहा है। तो इस तरह से अलग अलग फीडबैक मिलते थे वहाँ से और फिर वो फीडबैक लेके वापस घर आते थे। फिर उनके ऊपर में रिफाइनमेंट होता था। तो इस तरह से ठंडाई बनाने का व्यवसाय शुरू हुआ। और क्योंकि कलकत्ता से थे तो कलकत्ता के जितने भी राजस्थानी लोग हैं वो जब कलकत्ता से बाहर जाते हैं या उनके घरों की शादियां किसी दूसरे शहरों में होती है, बहनों की, बेटियों की, तो एक कल्चर होता है राजस्थानियों में कि भाई वो अपने बहन बेटियों के यहाँ पे त्योहारों पे मिठाई, फल, नमकीन भेजने का कल्चर होता है। तो वो लोग उनमें हमारी ठंडाई मंगाने लगे कि भाई एक अच्छी चीज़ है,
हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। तो शादियों में और बहनों के यहाँ पे और बेटियों के यहाँ पे एक त्योहारों में, जैसे होली, राखी वगैरह इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनमें भेजने लगे। तो फिर मेरे पिताजी एक शादी में गए थे ठंडाई पिलाने के लिए, बनाने के लिए। तो पूरा ग्रुप खड़ा होकर बात कर रहा था। तो क्योंकि मेरे दादाजी साहित्यकार भी थे, तो जो साहित्यकार वाला जो उनका सर्कल था वो उनको गुरुजी बोलता था। आयुर्वेद वाले थे तो आयुर्वेद के जो लोग जुड़े हुए थे वो उनको पंडित जी बोलते थे, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं। तो पिताजी ने सुना कि यार कोई पंडित जी बोल रहा है, कोई वैद्य जी बोल रहा है, कोई गुरुजी बोल रहा है, तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है। उस समय तक हमारा कोई ब्रांड नहीं था। तो हर आदमी सोचता था कि यार ये तो वैद्य जी की ठंडाई है, कोई बोलता था ये पंडित जी की ठंडाई है, कोई बोलता था ये गुरु जी की ठंडाई है या मास्टर जी की ठंडाई। इस तरह से हर व्यक्ति को जो जैसा समझ में आता था, जो उन्हें जैसे जानते थे, हाँ, उस तरह से वो उस ठंडाई को नाम बोलते थे। तो पिताजी को समझ में आया ये तो एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो हमारे दादाजी कहीं बाहर गए हुए थे कलकत्ता से। तो कलकत्ता में एक हिंदी न्यूज़पेपर आता है सनमार्ग नाम से। तो उसमें एक छोटा सा पहला ऐड हमारी कंपनी का या हमारे ब्रांड का पहला ऐड सनमार्ग न्यूज़पेपर में छोटा सा छपा था। वो हमारे पिताजी ने छपवाया था और उसमें उन्होंने सिर्फ 2 शब्द छापे थे, गुरुजी की ठंडाई। और क्योंकि हमारे यहाँ पे टेलीफोन भी नहीं हुआ करता था उस समय, हमारे पड़ोसी के यहाँ पे टेलीफोन था, तो पड़ोसी का टेलीफोन नंबर डाल दिया उसने। अब फोन है, गुरुजी की ठंडाई है क्या? अब पड़ोसी परेशान, उनको लगा यार गुरुजी की ठंडाई कौन है? भाई ठंडाई तो बनाते हैं पास में, हमको मुझे मालूम है, लेकिन गुरुजी कौन है ये नहीं मालूम, समझ में आ रहा था। तो वो भी परेशान। फिर सबको समझ में तो आ ही गया कि भाई न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, उसी लिए लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। फिर दादाजी जब वापस आए, शायद कहीं बनारस या कहीं गए थे, तो उनको मालूम पड़ा कि भाई इस तरह से पेपर में ऐड दिया। तो बहुत नाराज़ हुए कि भाई क्यों खर्च किया तुमने पैसा, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। तो हमारे दादाजी का ये पॉलिसी या फिलॉसफी था कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, बाय वर्ड ऑफ माउथ ही वो आगे प्रमोट हो जाए। हाँ, तो उनका हमेशा ये था कि कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी महंगा रॉ मटेरियल हो जाए, चाहे कितना भी महंगी लेबर हो जाए, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, आप अगर 100 यूनिट्स बेच रहे हो लेकिन अगर आपकी कॉस्ट बढ़ गई है तो आप 10 यूनिट्स भी बेच रहे हो ना, तो भी आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दैट इज द पॉलिसी ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो वहां से फिर गुरुजी ब्रांड हम लोगों का स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो ये पूरी कहानी तो आपने बता दी, लेकिन अभी एक सवाल है जो मेरे मन में है। आपने अपने पिताजी से पूछा कि भाई जो दादाजी के जो ओपोनेंट थे वो उनका क्या हुआ फिर उसके बाद में वो उन्होंने बंद कर दिया। जब उनको समझ में आया कि भाई वो नहीं कॉम्पीट कर पा रहे हैं हमारी क्वालिटी के साथ में, तो फिर देन उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना। अच्छा, ऑल राइट। तो चलिए फिर आप गुरुजी नाम से एस्टैब्लिश हो गए। जी। तो अब तक के सफर में कई चैलेंजेस आए होंगे। आपके पहले दादा ने शुरुआत की, फिर आपके फादर और आपके उनके अंकल्स ने बिजनेस ज्वाइन किया। तो उस दौरान क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही हम लोगों ने स्मॉल स्केल एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह हम लोगों ने शुरू किया था। तो जब कॉटेज इंडस्ट्री में होते हैं तो आपके पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी होता है, और वो जो समय था वो इतना लिबरल इकोनॉमी नहीं थी इंडिया की। तो डेफिनेटली उन्होंने वो सारे चैलेंजेस फेस किए। उन लोगों ने वो सारे चैलेंजेस को होते हुए भी उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया। पहले ब्लैक एंड वाइट लेबल्स होते थे, फिर कलर लेबल्स में हम लोगों ने शिफ्ट किया, पैकेजिंग इम्प्रोवाइजेशन किया, मशीनरीज हम लोगों ने धीरे धीरे किया। तो ऐसे करके चैलेंजेस आए। फिर एक चैलेंज हमें आता था कि क्योंकि कलकत्ता में बनाते थे, तो बॉम्बे से कोई ऑर्डर आया या दिल्ली से कोई ऑर्डर आया, तो हमें उसको भेजना होता था। तो ट्रांसपोर्ट से भेजते थे या रेलवे से भेजते थे। क्योंकि ग्लास बॉटल थी तो ब्रेकेज हो जाता था, उसमें भी कस्टमर काफ़ी परेशान होता था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि फैमिली में लोग भी काफ़ी हो गए थे, तो दादाजी ने फिर ये सोचा कि भाई अब
क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग इसको और फर्दर एक्सपांड करें, कंज्यूमर्स को अप्रोचेबल बनाए प्रोडक्ट को। तो 1989 में मेरे पिताजी और उनके मित्र और उनकी वाइफ्स सब लोग एमपी घूमने के लिए आए थे। तो उनका लास्ट डेस्टिनेशन वाज इंदौर। अच्छा। तो ऑलरेडी बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि भाई कोई नई लोकेशन देखना है, कहाँ शिफ्ट हो, कौन से शहर अच्छा होगा, कहाँ जहाँ से हमें बिजनेस फेवरेबल मिले, एनवायरनमेंट फेवरेबल मिले, सब कुछ वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो लास्ट डेस्टिनेशन इंदौर था उनका, और 2 दिन का उनका स्टे था इंदौर का। तो उनको इंदौर इतना पसंद आया मेरे पिताजी को कि वो 7 दिन तक इंदौर में रहे। अच्छा। और फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब तो इंदौर ही आना है हमें, बिकॉज एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट था उनका, फोरसाइटेडनेस थी उनमें। उन्होंने देखा कि इंदौर एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ से इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ ओवरनाइट है। आप इंदौर से बॉम्बे चले जाइए, पूना चले जाइए, बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, आगरा, आप इधर हैदराबाद, तो मेजॉरिटी ऑफ द शहर जो है इंडिया के, जो अच्छे बड़े शहर, वो इंदौर से ओवरनाइट ट्रैवल थे। तो उनको लगा कि इंदौर में अगर हम प्लांट सेटअप करेंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी बचेगी और हम लोग कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट को जल्दी पहुंचा पाएंगे। तो फिर इसलिए उन्होंने इंदौर डिसाइड किया कि हम इंदौर में एक नया प्लांट लगाएंगे। अच्छा। और इंदौर से फिर हम फर्दर मार्केट को एक्सपांड करेंगे। वो एक चैलेंज था मार्केट एक्सपांशन को लेके। फिर मेरे छोटे अंकल हैं, उन्होंने 96 में दिल्ली में प्लांट सेटअप किया फर्दर एक्सपांशन के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने धीरे धीरे मार्केट में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने के लिए, मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए ये प्लांट एक्सपांशंस किए हम लोगों ने। तो चलिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो है लेट ज्वाइन किया था, आपने बाद में ज्वाइन किया था 2014 में, तो उसके पीछे क्या वजह है? ग्रेजुएशन के बाद में मैंने फर्दर स्टडीज़ के रूप में सीए चालू किया। यूजुअली जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो 12th के बाद में सीए स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया ग्रेजुएशन के बाद में, इस कारण से थोड़ा लेट हुआ। और 2014 से फिर मैं रेगुलर फुल बिजनेस में आ गया था। तो शुरू से ये फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना का ही प्लान था या फिर कुछ और? नहीं, प्लान यही था, पर जो एक्सपर्टीज थी वो चेंज करके, जैसे ब्रदर ने एफएमबी एमबीए किया हुआ है, तो मैं सीए की तरफ मेरा रुझान था कि मैं सीए करके फिर बिजनेस में आऊंगा। हाँ, तो स्किल्स का, अब सीए की अलग स्किल होती है, आपकी अलग स्किल है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों भाई मिलके इस गुरुजी प्राइवेट लिमिटेड जो है, गुरुजी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको आगे कैसे बढ़ा रहे हैं? 2014 के पहले तक तो मैं अकेला ही था और मेरे फादर थे। तो उस समय पे मल्टीपल ऑपरेशंस मैं हैंडल करता था। और 2014 में जब चेतन ने ज्वाइन किया तो फिर वी हैव डिसाइडेड कि भाई कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस मैं हैंडल करूंगा कंपनी के, कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस चेतन हैंडल करेगा, ताकि हम लोग दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो काम को लेके। भाई अपना अपना डोमेन है, अपने अपने डोमेन में हम लोग काम कर रहे हैं। जब चेतन ने 2014 में ज्वाइन किया था, उसके पहले पूरा प्लांट का प्रोडक्शन वगैरह सब मैं खुद हैंडल करता था। मैं खुद फ्लोर पे होता था उस समय पे, फाइनेंस, परचेजेस वगैरह सब मैं देखता था। फिर जब चेतन ने ज्वाइन किया तो फिर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में शिफ्ट हो गया और पूरा फाइनेंस, परचेज एंड प्रोडक्शन का डोमेन चेतन ने ले लिया अपने हाथ में। कह सकते हैं कि आपका भार जो है थोड़ा कम हो गया। यस। अच्छा। इस तरह से हम लोगों ने हम ऑपरेशंस किए हुए हैं। ऑब्वियसली हमारे जो प्रिंसिपल और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं वो हम लोग कंबाइंडली बैठ के लेते हैं, डिस्कस करते हैं। डेली हम लोगों की एक तरह से बोल सकते हैं गेट मीटिंग्स होती है हम लोगों की, फैमिली की, जिसमें मैं, मेरे फादर और मेरा ब्रदर चेतन जो है तीनों साथ में बैठते हैं और डेली के क्या ऑपरेशंस हैं, कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें, ताकि एवरीबडी गेट टू नो कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये सारी जो डिस्कशंस होती हैं ये ऑफिस में होती हैं या ये आप काम नहीं, हम लोगों के ब्रेकफास्ट टेबल पे होती हैं। अच्छा, ओके। हाँ भाई, फैमिली बिजनेस है। Yes. तो ब्रेकफास्ट टाइम पे ये सब डिस्कस होता है। Yes. अब मुझे ये बताइए कि तब से लेकर अब तक जो है मार्केट बहुत बदल गया है। Yes. आपके जो कंज्यूमर्स हैं, अब आज की डेट में लोगों को फैंसी आइटम्स बहुत पसंद हैं, अलग अलग चीजें बहुत, ठंडाई की तरफ यंग जनरेशन का फोकस ही नहीं है।
तो उस मार्केट को केटर करने के लिए, उस क्लाइंट बेस को केटर करने के लिए आपने क्या किया? ठंडाई का जो हमारा प्रोडक्ट जो अभी पैकेजिंग है, ये जो प्रोडक्ट है वो मेजरली कॉन्सेंट्रेट फॉर्मेट में है कि आप मार्केट जाएंगे, बॉटल खरीदेंगे, घर जाएंगे, फिर उसमें बर्फ डालेंगे, दूध डालेंगे और उसको ग्राइंडर में मिक्स करेंगे और देन यू विल हैव इट। ये फॉर्मेट है, इसको हम कॉन्सेंट्रेट फॉर्मेट बोलते हैं। तो अभी जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, ज़ेन ज़ीज और ज़ेन अल्फाज मार्केट में आ गए उन लोगों के जो लाइफस्टाइल चेंज हुए हैं, तो उनको कैटर करने के लिए, बिकॉज क्या है, देखिए जितने ज़ेन ज़ीज और ज़ेन अल्फाज हैं या मिलेनियल्स भी हैं, वो धीरे धीरे हेल्थ के प्रति काफ़ी कॉन्शियस होते जा रहे हैं। तो उन लोगों को ये बात तो समझ में आ गई है कि दे हैव टू गो बैक टू देयर रूट्स, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया ने आयुर्वेद उसके कॉन्सेप्ट, उनके जो प्रोडक्ट्स के बारे में जो अवेयरनेस जगाई है, उससे ज़ेन ज़ीज और ज़ेन अल्फाज में काफ़ी उत्सुकता है उसको लेके। तो अभी इसी साल हम लोगों ने रेडी टू ड्रिंक फॉर्मेट में ठंडाई लॉन्च किया है हम लोगों ने। अच्छा, हाँ। ओके। तो जिसमें आपको बॉटल को, जैसे मिल्क शेक है तो आपने खोला पिया, वैसा कॉन्सेप्ट है। नाइस। तो अभी जिस तरह की आपाधापी की लाइफ है, फास्ट लाइफ स्टाइल है यंगस्टर्स की, उसमें ये प्रोडक्ट बहुत फिट बैठता है कि भाई उनके पास में समय नहीं है कि घर जाएंगे, बनाएंगे, कब बनाएंगे। सपोज करो अभी उनकी पीने की इच्छा है, लेकिन अभी तो बना नहीं सकते हैं, ऑफिस में है या मान लीजिए कॉलेज में, स्कूल में है, तो उनके लिए ये ऑप्शन हम लोगों ने इस साल लॉन्च किया कि वो रेडी टू ड्रिंक बॉटल खरीदें और सीधे पिएं। मतलब इस जनरेशन की नीड को आपने समझा और उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट ये तैयार किया। वेरी नाइस। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आप दोनों जो है बिजनेस संभाल रहे हैं जी, आपके सामने क्या क्या और चैलेंजेस आए और आपने उन्हें कैसे केटर किया? देखिए जिस तरह से समय चेंज हो रहा है, उस तरह से हमें टेक्नोलॉजी का साथ लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल्स पे हो, जहाँ पे आपको नए सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, नए डेटा चर्निंग्स की ज़रूरत है, MIS की ज़रूरत है, आपको AI की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों पे हम लोगों ने रेगुलर चीज़ें अपग्रेड की हैं। जैसे मैं चाहूँगा प्रोडक्शन वाले पार्ट पे चेतन थोड़ा फोकस करे, बिकॉज प्रोडक्शन का डोमेन चेतन का है। तो जब 2014 में मैंने ज्वाइन किया कंपनी में, उस समय हमारा प्रोसेस में उतनी एफिशिएंसी नहीं थी, जो आउटपुट था वो इतना ज़्यादा हाई नहीं था। धीरे धीरे जो हमने प्रोसेस नए ऑटोमेशंस चालू किए उसमें, उसके बाद में आज की तारीख में हमारे पास में 70,000 बॉटल्स पर डे की कैपेसिटी है। वी कैन प्रोड्यूस 70,000 बॉटल्स पर डे, इंक्लूडिंग, इट्स नॉट ओनली द प्रीमियम रेंज, इंक्लूडिंग शरबत, स्कॉश एंड द प्रीमियम रेंज, जिससे हम लोग जाने जाते हैं ठंडाई के नाम से। एंड लास्ट 2 years बैक वी हैव लॉन्च केचअप ऑल्सो। अच्छा, तो ये जो चैलेंज आप जो पूछ रहे थे, क्या चैलेंज आपको आए और आपने क्या चेंजेस, तो एक सीजनैलिटी की चैलेंज है हमें, कि जो हमारा बिजनेस जो अभी तक कस्टमर्स रिलेट करते हैं वो सीजन से काफ़ी मैटर करता है, कि समर सीजन रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, विंटर्स में क्या पिए या आप क्या सर्व कर रहे हैं विंटर्स के लिए। तो हमने केचअप लॉन्च किया 2 साल पहले। अच्छा। फिर 2 साल पहले हमने शुगर फ्री भी लॉन्च किया। लोगों को लगा कि शुगर का कंटेंट रहता है जो, अच्छा, ऑलराइट। सो वी हैव आल्सो लॉन्च्ड शुगर फ्री विथ हाई डाइटरी फाइबर्स। ओके, तो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप ये कर रहे हैं। ऑलराइट, मैं अब ये आपसे जानना चाहती हूँ कि वापस दादाजी पर आते हैं। उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने अपने टाइम में कोई सीख आपके पिताजी को जरूर दी होगी और आपके पिताजी ने आप तक पास ऑन की होगी, तो वो सीख क्या थी, हमें बताइए। देखिए दादाजी का यही था कि क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें कस्टमर को हमेशा प्रायोरिटाइज करना है। कभी भी कस्टमर को ये ना लगे कि यार उसको चीटेड फील नहीं होना चाहिए। कभी भी प्रोडक्ट उस तरह से बनाओ जैसे आपको खुद पीना है, जो प्रोडक्ट आप खुद कंज्यूम कर सकते हो या आप अपने बच्चे को पिला सकते हो घर में,
अब वही प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बनाओ। हाँ, मतलब जो खुद आप पीना चाहोगे वही चीज दूसरे को भी दो। जी। लेकिन अब जैसे ये फैमिली बिजनेस है, हमने देखा है कि जहाँ पे फाइनेंसिस की बात आ जाती है ना, वहाँ अच्छे से अच्छे घर में दरार पड़ जाती है। अब यहाँ आपका परिवार है, आपने कहा अंकल्स, आपके फादर, सब लोग यही बिजनेस संभाल रहे हैं। क्या कभी ऐसी कोई सिचुएशन आपने भी फेस की? क्या है कि मेरे दादाजी बहुत हाई, उनके फैमिली वैल्यूज बहुत हाई थे, लाइफ के वैल्यूज बहुत हाई थे। मुझे ऐसा याद नहीं आता कि हमारी फैमिली में कभी पैसों को लेके कभी कोई विवाद हुआ हो। ना मेरे अंकल्स में हुआ, ना मेरे फादर के साथ में कभी कुछ हुआ, और वैसे ही हम लोगों के बीच में भी है, क्योंकि फैमिली के सिस्टम्स ऐसे बने हुए हैं हम लोगों के यहाँ पे घरों में कि कभी उस तरह का सोच भी नहीं आता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई है और एथिकल वैल्यूज बहुत हाई हैं। तो कभी भी हम लोगों को आपस में भी कभी मन में ये नहीं आया कि इसका क्या है, क्यों है, और कभी हम लोग बहुत ओपनली पी सकते हैं एक दूसरे से। तो उसमें जब आप इतना ओपनली आप डिस्कस कर सकते हो कोई चीज़ों को, तो फिर डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं। बिल्कुल, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपको अच्छी सीख दी जा रही है। yes. जिस वजह से आज भी ये परिवार जो है एक साथ खड़ा है। बिल्कुल। राइट। तो अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि गुरुजी को लेकर आपका आगे फ्यूचर में विजन क्या है? देखिए, गुरुजी को हमें एक राउंड द ईयर ब्रांड बनाना है, राउंड द ईयर प्रोडक्ट बनाने हैं। इसीलिए हमने, जैसे अभी आपको बताया कि रेडी टू ड्रिंक फॉर्मेट में हमने ठंडाई लॉन्च की, तो ठंडाई के साथ साथ हम लोगों ने और भी 5-6 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो कि मिल्क शेक कैटेगरीज में हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिससे हम लोग हमारे ग्राहक, रिटेलर्स और कंज्यूमर से 12 महीने हम लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन बना रहे, क्योंकि ठंडाई शरबत जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा करके गर्मियों में लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं। लेकिन जो इस तरह के प्रोडक्ट है, जैसे चेतन ने बताया कि हमने केचप शुरू किया, केचप भी एक 12 महीने बिकने वाला प्रोडक्ट है। इनफैक्ट बारिश और ठंड में ज्यादा बिकता है केचप। हाँ राइट, पकौड़े जो बनते हैं। चलिए, तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू बोथ। आप हमारे साथ जुड़े और आपने गुरुजी के बारे में हमें इतनी जानकारी दी, अपनी इंस्पिरेशनल जो जर्नी रही है हमसे शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू। तो इसी के साथ TYS का ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।